सो यूएससीएमए पार्ट वन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हम कह लें, इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है एंड वेरिएंस एनालिसिस। हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस को समझना है। तो सबसे पहले इसके पूरे फंडामेंटल्स को आज के पूरे लेक्चर में अगला 1 घंटा हम इसके पूरे फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका एग्ज़ाम में वेटेज भी अच्छा खासा है। इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा और इसमें भी केस स्टडी आने के चांसेस और इसके ऊपर एमसीक्यू भी आने के चांसेस काफ़ी बड़ी यूनिट्स में से कवर होता है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जितनी भी कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट या एट्रीब्यूट्स कह लें, जैसे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल लगेगा, उसके बाद आपको लेबर लगने वाली है वहाँ पे, उसके बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड और ओवरहेड्स भी 2 प्रकार के, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड और एक होता है आपका वेरिएबल। इन ओवरहेड का हमें क्या करना है, इन कॉस्ट के एट्रीब्यूट्स में हमें एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करना है, किससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से। और जब हम एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट से और उसमें अगर कोई डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। तो यहाँ हम सीखने वाले हैं वेरिएंस एनालिसिस। क्या सीखने वाले हैं, तो वेरिएंस या तो आपका एडवर्स होगा या फेवरेबल होगा। तो अगर हम पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पॉजिटिव कब आएगा, जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है, अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेस देन क्या हो, स्टैंडर्ड हो। तो जब एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम होती है तभी तो पॉजिटिव बात होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल टर्म होगी। तो हम इसको एफ से डिनोट करेंगे, फेवरेबल। और अगर मान के चलिए एडवर्स है, एडवर्स कब सिचुएशन में होता है, तो एडवर्स की सिचुएशन जब आएगी अगर एक्चुअल जो है, एक्चुअल कॉस्ट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम उसको एडवर्स या अनफेवरेबल यू से कह लीजिए या उससे डिनोट करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, यहाँ पर वेरिएंस एनालिसिस करना है, रॉ मटेरियल का भी, लेबर का भी और ओवरहेड का भी, वेरिएबल ओवरहेड का भी। मैं आपको बिल्कुल लेमन टर्म में समझाऊंगा। अगर आप बुक्स की लैंग्वेज को जाके देखने की कोशिश करेंगे, इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए अगले 2.5-3 घंटे जो भी इस पूरे सेगमेंट में लगने वाले हैं, आज और कल और नेक्स्ट वीकेंड, अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देखते हुए समझते हुए करेंगे तो आपसे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 90% हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बुक की अप्रोच को फॉलो करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि आपको बहुत ध्यान रखना है। सर, आपने बताया कि हमें यहाँ पर जो कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन करना है। तो 3 वेरिएंसेस के मैंने नाम लिए। तो इन वेरिएंसेस को बोला जाता है फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। मतलब इन फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस में 3 वेरिएंसेस है मेजरली। पहला रॉ मटेरियल, उसके बाद लेबर
और तीसरा है ओवरहेड वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस भी होगा, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन अभी हम कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और इनके अंदर अलग अलग सब वेरिएंसेस भी आते हैं, इनके अलग अलग पार्ट भी होंगे। मतलब रॉ मटेरियल के कुछ अलग, रॉ मटेरियल वेरिएंस के अंदर भी कुछ वेरिएंसेस आएंगे, लेबर के अंदर भी कुछ वेरिएंस आएंगे, और ओवरहेड के अंदर भी आएंगे। और इनको हम बोलने वाले हैं फ्लेक्सिबल रॉ मटेरियल बजट वेरिएंस, फ्लेक्सिबल लेबर बजट वेरिएंस, फ्लेक्सिबल ओवरहेड बजट वेरिएंस। और ओवरहेड के अंदर दो आएंगे, एक आपका आएगा फिक्स्ड एंड दूसरा आएगा आपका वेरिएबल। ठीक है सर, फिक्स्ड भी आएगा एंड वेरिएबल भी आएगा। और फिक्स्ड और वेरिएबल के भी सब पार्ट होंगे। जिस तरीके से रॉ मटेरियल के सब पार्ट होंगे उसी तरीके से लेबर के होंगे। और ओवरहेड में दो, वेरिएबल और फिक्स्ड और वेरिएबल के भी सब पार्ट्स होंगे। तो इतने सारे वेरिएंसेस हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एक ही है। सो अगर आपने रॉ मटेरियल वेरिएंस को बहुत अच्छे से समझ लिया, इस वेरिएंस को, तो आप समझ लीजिए कि आपको 90% वैसे ही आ गया, क्योंकि यही वेरिएंस जो है ना सब पूरी बेसिक आपका सेट करेगा। सो रॉ मटेरियल वेरिएंस को हम समझेंगे, और फिर हम पहले मैं आपका फंडामेंटल इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। फिर हम बुक्स की आउटलाइंस को रीड करेंगे, ग्लैम के स्टडी मटेरियल से पूरी आउटलाइंस को करेंगे। और जहाँ मैंने लेमन टर्म्स को यूज़ किया हुआ वो थोड़ी सी डिफरेंट टर्म यूज़ करते, तो आप उसको कंपेयर आसानी से कर पाएंगे। तो 100% अटेंशन रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर आज का जो लेक्चर समझ में आपको अच्छे से आ गया, तो आने वाली 10 से 15 यूनिट आपको समझ में आ जाएंगे। 10 यूनिट्स हैं इसमें, और आज का लेक्चर समझ में नहीं आया तो आगे की 10 यूनिट्स में आपको और डिफिकल्टीज आ सकती है। सो हम सबसे पहले रॉ मटेरियल वेरिएंसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल वेरिएंस को हमने स्टार्ट करना है, तो हम उसके लिए एक एग्जांपल बनाएंगे। हम रॉ मटेरियल वेरिएंस को ही सबसे पहले लेते हैं। और मैंने आपको यूजुअली बताया कि रॉ मटेरियल आपको समझ में आ गया मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, आप बिल्कुल म्यूट पे ही रहना, एंड में आपके सारे डाउट्स लूँगा। अगले 20 मिनट में ही बोलने वाला हूँ बस। सो रॉ मटेरियल वेरिएंसेस के लिए हम एक एग्जांपल बना रहे हैं। मान के चलिए एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी एक्स लिमिटेड है, वो एक प्रोडक्ट बना रही है। प्रोडक्ट का मैं नाम दे दे रहा हूँ, मान के चलिए प्रोडक्ट वो बनाते हैं, प्रोडक्ट का नाम हमने पी दे दिया, ये प्रोडक्ट का नाम है पी। तो सबसे पहले आपको ये हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि फिनिश गुड्स कौन सा बनाया जा रहा है। मतलब आपको हमेशा फिनिश गुड्स पता होना चाहिए कि कंपनी के द्वारा कौन सा फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, क्योंकि फिनिश गुड्स हमें पता होगा तभी तो उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल के बारे में हमें पता होगा कि कौन सा रॉ मटेरियल लग रहा है। तो आपका पहला काम तो क्वेश्चन में फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है। मैं तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया कि पी मेरा फिनिश गुड्स है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए ध्यान रखना होगा। तो फिनिश गुड्स पी हम बना रहे हैं, और इस फिनिश गुड्स पी को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल लगता है। अब जो रॉ मटेरियल है वो भी हमें दो प्रकार के रॉ मटेरियल लग रहे हैं, मैं ये लिख ले रहा हूँ, रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी। दो प्रकार के रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं हम, और उससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट पी, अब कोई भी हो सकता है। अब जब हमें प्रोडक्ट पी को बनाना है तो सबसे पहले हमने हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को किसको फ़ोन किया कि प्रोडक्शन मैनेजर जो कि प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन मैनेजर से हमने पूछा कि यार हमें एक प्रोडक्ट बनाना है जिसका नाम है पी, उसके लिए कितनी क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी बोल रहा हूँ मैं, क्वांटिटी कितना वॉल्यूम ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन था, उसने अपना कैलकुलेशन किया और उसने आपको डाटा बताया कि अगर 1 यूनिट ऑफ
पी बनाना है, पी हमारा प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमें 2 रॉ मटेरियल लगते हैं। उन्होंने बोला कि ए जो लगेगा ना, ए रॉ मटेरियल, उसकी उन्होंने बता दी 1.5 kg, कि अगर आपको पी बनाना है तो 1.5 किलो 1.5 किलो ए रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। उसी तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको पी बनाना है तो उसमें एक बी नाम का रॉ मटेरियल भी है, वो हमें 1 kg डालना पड़ता है। और इनकी पूरी प्रोसेस करने के बाद ये पी नाम का एक यूनिट हमारी प्रोड्यूस होती है, 1 यूनिट ऑफ प्रोड्यूस होती है। हमने ये ले लिया, ये हमने बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन, तो इसको हमने बोला स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हमने हमारे प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा, ध्यान रखना ये मेरा प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, या मैंने इसको हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि प्रोडक्शन मैनेजर ने ये डाटा हमको दिया था, ठीक है, ये प्रोडक्शन मैनेजर ने हमको डेटा दिया है। प्रोडक्शन मैनेजर हमेशा क्वांटिटी से रिलेटेड डेटा देता है। उसके बाद हमने हमारे परचेस मैनेजर को बुलाया, किसको, परचेस मैनेजर से हमने पूछा कि यार हमें रॉ मटेरियल को मार्केट से खरीदना है, तो उसने बोला साहब खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है, तो आप रेट बताओ। तो बोले कि एक यूनिट ए का पहले प्राइस बता रहा है, ए अगर रॉ मटेरियल खरीदना हो तो जो 1 kg है ना, मैं इंडियन टर्म्स में लिख रहा हूं ताकि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, वहाँ आपको डॉलर में लिखा होगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो 500 रुपीज़ पर kg हमें डेटा दिया है, ठीक है। 1 किलो 1 kg ऑफ ए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए 500 देना पड़ते हैं। इसी तरीके से बी रॉ मटेरियल जो खरीदेंगे उसके लिए उन्होंने 1 kg का डेटा दे दिया है आपको कि ये हमें 200 रुपीज़ पर kg मिलता है। सो परचेस मैनेजर का काम रॉ मटेरियल को यूज़ करना है या खरीदना है, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको? परचेस मैनेजर का काम खरीदना। उसका काम केवल रॉ मटेरियल को खरीदना है, क्वांटिटी से उसको कोई रिलेवेंस नहीं है। और ये सारा जो डेटा आपको स्टैंडर्ड डेटा गिवन है, ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड। अभी हमने कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है। आप सोचो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहले प्लानिंग करती होगी ना कि क्या उसको प्रोडक्शन करना है। तो अभी हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल का केवल क्या लिया है, डेटा कलेक्ट किया, ठीक है सर, डेटा हमने कलेक्ट किया। अब हमने हमारी डिमांड देखी कितनी है, डिमांड हमको एक्चुअल पता है कि हमको एक्चुअल फिनिश गुड्स बनाना है। एक्चुअल फिनिश गुड्स, सपोज दैट जो पी प्रोडक्ट है हमारा फिनिश गुड, हमें पता होना कि एक्चुअल फिनिश गुड्स कौन सा पी, उसकी हमने देखी कि हमारी 3000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है हमें, एक्चुअल प्रोडक्शन। ये हमारा क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर आपको कोई सा भी वेरिएंस सही करना है तो आप क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन को ढूंढे बिना सही नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं ढूंढ पाए या गलत ढूंढ लिया, आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा, क्योंकि एक्चुअल के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है। तो यहां तो मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, या मैं लिख दे रहा हूं और बड़े अक्षरों में। ये सिर्फ इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको मेरा लेक्चर याद रहे कि सर बोलते थे कि एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढना बहुत ज़रूरी है फिनिश गुड्स का। ये हमारे पास डेटा है कि 3000 यूनिट ऑफ हमें पी का प्रोडक्शन करना है। जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं एक्चुअल डेटा भी आ जाएगा, एक्चुअल रॉ मटेरियल की पोजीशन आ जाएगी हमारे पास। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में मिल जाएगी, बस आपको ढूंढना है। तो एक्चुअल रॉ मटेरियल कितना कितना लगा हमारे पास डेटा है। मैं यहाँ, हमारे 2 प्रकार के रॉ मटेरियल लगते हैं ना, एक ए लगता है और एक बी लगता है। ये डेटा आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये केजी में दे रहा हूँ क्वांटिटी में, और यहाँ उसकी मैं टोटल वैल्यू दे रहा हूँ, है ना। मैं हिसाब से कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक सेकंड। मान के चलिए ये 5000 केजी मेरे को लग गया है।
और ये मेरा 3200 kg मेरा मैं इसकी वैल्यू ले ले रहा हूँ। जो प्राइस है वो मैंने पर केजी के हिसाब से आपको दे दिए है ना, ये पर केजी प्राइस। तो पर केजी प्राइस मैं आपको यहाँ दे दे रहा हूँ 550, और यहाँ मैंने आपको दे दिया 220 ये मेरे पास, और ये टोटल वैल्यू। सिर्फ क्वेश्चन को भी समझना है हमने। 5000 इंटू 550 और ये 3200। अभी मैंने आपके सामने देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लिया, और बिलीव मी इतने बड़े क्वेश्चंस आपको करने होंगे। बस आपको जैसे यहाँ मैं एक डेटा आपको लिख कर दे रहा हूँ ना, ये सारे डेटा आपको क्वेश्चंस में फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब सर हमारे पास डेटा है तो हमें वेरिएंसेस एनालिसिस करना है। तो सबसे पहला वेरिएंस, फर्स्ट नंबर का जो वेरिएंस निकाला जाएगा वो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम फाइंड आउट करने वाले हैं। टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हमने यहां पर फाइंड आउट करना है। ये हमारा सबसे पहला वेरिएंस होता है। इस वेरिएंस को हमने यहां पर ढूंढना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला अप्रोच भी है और एक लॉजिक अप्रोच भी, दोनों को समझेंगे। टोटल कॉस्ट वेरिएंस, तो ध्यान रखिए जब कभी भी आपको टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालना हो, सो आपने एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करना है कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी। तो सबसे पहले आपको उठा के एक्चुअल कॉस्ट लिख लेना चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं सर एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती है? सिंपल रीजन, AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। आप सोचिए यही फॉर्मूला हो सकता है। तो हमारे पास दो रॉ मटेरियल है, यहाँ पे पहला ए रॉ मटेरियल है, हम रॉ मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा ए एक रॉ मटेरियल है, हम यहाँ पर उसको रॉ मटेरियल लिख ले रहे हैं, ए है ना। तो फॉर्मूला क्या लगा है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। तो सबसे पहले हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में देखें कितनी है, ये नीचे ये दिया हुआ मैंने डाटा। एक्चुअल क्वांटिटी लगी 5000 kg और एक्चुअल रेट कितना है 550। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ 5000 इंटू 550, ये लिख लिया सर, ये एक्चुअल कॉस्ट है। इसी तरीके से बी रॉ मटेरियल के लिए भी हम लिखेंगे कि बी, क्योंकि दो मटेरियल लगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने दो कर दिए। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला तो वही है सर, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। सर एक्चुअल क्वांटिटी बी की कितनी लगी थी? पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 3200 लगी थी इंटू 220 के हिसाब से। तो 3200 इंटू 220, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। तो देखो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5000 इंटू 550, ये आ गई। इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3200 इंटू, ये मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट आ गई। तो ये एक प्रोडक्ट को, एक पी को बनाने के लिए दोनों रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, इसका दोनों का टोटल लगा लिया मैंने, यहाँ लगा लिया टोटल। तो ये मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, तो 34,54,000 एक्चुअल। अब इस एक्चुअल कॉस्ट को मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ? स्टैंडर्ड कॉस्ट से। सो अब मैंने इस एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करना। बस यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो हमेशा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, हमेशा निकाली जाती है एक्चुअल आउटपुट के ऊपर। अब इस बात को समझते हैं सर, आप क्या बोल रहे हैं सर? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन एक्चुअल आउटपुट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब आपने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया था तो उसने आपको जो डेटा दिया था वो 1 यूनिट का दिया था, कि 1 यूनिट को बनाने के लिए 1.5 kg ए लगेगा और 1 kg बी लगेगा।
लेकिन हमें जब एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है तो 1 यूनिट को 3000 यूनिट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो क्या करें सर, हमें देखना पड़ेगा कि इस 3000 यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लग रही है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन एक्चुअल आउटपुट ऑफ अ फिनिश गुड्स। तो सर देख लेते हैं। तो यहां पर मैं वापस से लिख रहा हूं ए के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहां मैं लिख रहा हूं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे मिलेगी, ध्यान से देखना। एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 केजी चाहिए थी मुझे। मैंने कितनी यूनिट्स बनाई है, कितनी यूनिट्स बनाई है आप सभी? 3000। तो कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगना चाहिए, तो देखो 3000 इंटू 1.5 कितना होता, 4500 हो रहा है। तो मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख ली यहाँ पे 4500। और स्टैंडर्ड रेट कितना दिया था मुझे 1 किलो के लिए, मेरे परचेस मैनेजर ने, ये परचेस मैनेजर ने दिया था, बोले कि सर 500 रुपीज़ पर केजी में खरीदेंगे। तो सर इसको हम यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है सर। तो वैल्यू आ गई 4500 इंटू 500। तो जो ए रॉ मटेरियल लगा वो 22,50,000 लगा। अब देखो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी 27,50,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी मेरी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 22,50,000। मुझे बताइए मैंने एक्स्ट्रा लगाई या कम लगाई? ज्यादा लगाई। ज्यादा लगाई है। तो ज्यादा लगाएंगे तो ये जो वेरिएंस आया है ये फेवरेबल है या एडवर्स है, बस मुझे ये बताना है आपने। एडवर्स। एडवर्स। तो हमने यहाँ पे एडवर्स 27,50,000 माइनस। अब कई इंडिया में स्टूडेंट इसको ना स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कर, लेकिन हम यूनाइटेड स्टेट का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उन्होंने फॉर्मूले में एक्चुअल को पहले रखा। इंडियन स्टूडेंट स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करते। बात कोई भी उससे फर्क नहीं, हमें तो ये देखना है कि अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो वेरिएंस हमेशा कैसे होगा, एडवर्स होगा। तो जब कभी भी पॉजिटिव आए तो समझ लीजिए कि एडवर्स है। इसको हम यहाँ एडवर्स में अनफेवरेबल से, अनफेवरेबल, फेवरेबल या एडवर्स या फेवरेबल कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एडवर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वेरिएंस मेरा आ गया एडवर्स, ठीक। चलिए सर ये एडवर्स आ गया। इधर ऐसे ही हम अब रॉ मटेरियल बी के लिए जाएं। ये मैं लाल लाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये अलग है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी निकलेगी, चलिए बता सकते हैं आप यहाँ पे देखकर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी निकलना चाहिए बी की? 3000 इंटू 1। 3000 इंटू 1। तो सर 3000 हो गया। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 200 पर केजी। तो 3000 इंटू 1 मतलब 3000 इंटू 200। तो यहाँ हमने ले लिया। तो ये आ गया 6 लाख। यहाँ कितना आया था 7,04,000। यहाँ आया 6 लाख। तो एडवर्स है फेवरेबल है? एडवर्स। एडवर्स। यहाँ पे भी एडवर्स। तो इसको भी मैंने रेड कर दिया। तो ये दोनों हो गए सर एडवर्स। तो एडवर्स एडवर्स क्या हो गया, दोनों प्लस हो जाएंगे। अगर एक एडवर्स होता और एक फेवरेबल हो जाता तो माइनस हो जाता। तो यहाँ पर टोटल वेरिएंस कितना हो गया हमारा 5 लाख प्लस 1,04,000। तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पे टोटल गलत लगा दिया ना, 1 0 कम लगा दिया, 1 0 ज़्यादा लगा। तो 6,04,000 जो है हमारा क्या है एडवर्स वेरिएंस हो गया। ये एडवर्स वेरिएंस। तो बहुत ध्यान से आपने एक बात ध्यान रखनी है कि सर आप बार बार बोल रहे हैं
कि हमने एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका भी टोटल लगा लेते हैं एक बार, तो वो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि सर 28,50,000 34 लाख, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 34,54,000 माइनस 6,04,000 हमारा एडवर्स आ गया। तो ये जो था, ये था रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको टर्मिनोलॉजी कई बार अलग यूज कर ली जाती, तो फ्लेक्सिबल रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या बोल रहे हैं? फ्लेक्सिबल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। टर्मिनोलॉजी अभी डिफरेंट है, उसको हम और अच्छे से समझेंगे। अभी हमने इसका नाम क्या लिया? रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो सर रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपने एक फॉर्मूला बताया और लॉजिक भी समझाया कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड। तो यहां मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट लेस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मेजरली क्या है? फॉर्मूला है। बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के लिए कि सर ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये हमेशा किसके ऊपर निकालेंगे? हम किसके ऊपर निकालेंगे? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल आउटपुट ऑफ ए आउटपुट फिनिश्ड गुड्स। अगर ये बात आप भूल गए ना, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ये मेरे से आप लिख कर रख लीजिए। केवल ये क्वेश्चन नहीं, इंटायर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप गलत कर जाएंगे अगर आपने एक्चुअल आउटपुट ऑफ फिनिश्ड गुड्स को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो ये था टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से होंगे। अब हम नीचे आ रहे हैं, इसके दो पार्ट होंगे। सर हाँ जी सर, सपोज अगर एक्चुअल आउटपुट अगर नहीं दिया हो तो उसके ऊपर कोई एग्जांपल हो तो समझा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता बेटा। एक्चुअल फिनिश गुड्स ना दिया हो क्वेश्चन में तो कैसे कंपेयर करोगे? वेरिएंस कैसे निकालोगे? किससे कंपेयर करोगे? जी जी यार आपने बजट बना लिया और आपने माल ही नहीं बनाया सर, क्या कंपेयर कर सकते? आपने सोचा मैं इंदौर से दिल्ली जाऊंगा और बजट कॉस्ट इतनी आई और गए ही नहीं, तो कंपेयर कर पाओगे क्या? तो एक्चुअल रिजल्ट तो ऑब्वियस सी बात होगा क्वेश्चन। तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो सब पार्ट होंगे। पहला, यहां मैं लिख रहा हूं रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर आपको रॉ मटेरियल समझ में आ गया ना, तो लेबर भी आ जाएगा और वेरिएबल ओवरहेड भी आ जाएगा। तो यहां मेरा जो फोकस है अगला है प्राइस वेरिएंस। तो बताइए प्राइस की जवाबदेही किस पे डालनी चाहिए? प्रोडक्शन मैनेजर की परचेस मैनेजर? सर परचेज मैनेजर। परचेस मैनेजर की जवाबदेही होगी कि कितना मटेरियल किस प्राइस पे खरीदना है। तो अकाउंटेबल है परचेस डिपार्टमेंट। और इसी का एक और पार्ट निकलेगा रॉ मटेरियल के प्राइस के साथ साथ, जिसको कि हम यूजेज वेरिएंस भी बोल सकते हैं। यूज कितना यूज किया, वॉल्यूम वेरिएंस भी बोल सकते हैं, क्वांटिटी वेरिएंस भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग भाषा यूज कर लेते हैं, लेकिन यूएससीएमए में क्वांटिटी यूज किया गया, यूजेज यूज किया गया। तो यहां मैं यूजेज और ऑब्लिक लिख दे रहा हूं वॉल्यूम, ऑब्लिक लिख दे रहा हूं क्वांटिटी, ताकि तो मुझे बताइए यूजेज और वॉल्यूम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रोडक्शन की परचेस मैनेजर? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैनेजर, और यहां के लिए परचेस मैनेजर। तो इन लोगों को बुलाएंगे और इन लोगों की रिमांड लेंगे, इनसे पूछेंगे कि आपने जो कंपनी को टोटल 6,04,000 का नुकसान करा दिया, हमने आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दी थी 28,50,000 में बनाना, आप दोनों ने मिलकर 34,54,000 में बना दिया। तो
तो किसने कितना नुकसान किया उतना उसको पनिश करेंगे, उतना उसकी सैलरी में से डिडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने परचेस मैनेजर को बुलाया और हमने बोला कि भैया आपने किस प्राइस पर माल खरीदा है वो बताइए, और आपको हमने किस प्राइस पर खरीदने के लिए बोला था। तो यहां पर कंपैरिजन किस किस का होगा, एक्चुअल प्राइस का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड प्राइस के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन यहां पर प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल प्राइस अब परचेस मैनेजर को कितना माल खरीदना है उसको ये कौन बताने वाला है, प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर को रिक्वायरमेंट्स होगी कि यार इतना माल खरीद लो क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है। तो यहां पर एक फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ध्यान रखना, एक्चुअल प्राइस एपी, मतलब कई लोग एपी लिख लेते हैं, कई लोग एआर लिख लेते हैं, एक्चुअल रेट, या तो मैं रेट लिख ले रहा हूं ना, एआर, एआर का मतलब है एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, कि एक्चुअल क्वांटिटी जो खरीदी है वो किस रेट पे खरीदना चाहिए थी, किस रेट पे खरीदी है, और जो एक्चुअल क्वांटिटी किस रेट पर खरीदी जाना चाहिए थी, इसका कंपैरिजन है। तो क्वेश्चन में हमें एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी दी है, तो हमारे दो मटेरियल थे, पहला था रॉ मटेरियल ए, तो उसके लिए एक्चुअल रेट कितना खरीदा गया, यहां आपको क्वेश्चन में मैंने दिया, यह आपको ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में, ये मैंने दिया है 550 आपको गिवन है। स्टैंडर्ड रेट कितना बताया गया था सर, 500 बताया गया था, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 5000। चलिए तो हम आ जाते हैं, एक सेकंड, हाँ जी, तो हमें एक्चुअल रेट कितना दिया हुआ है, एक्चुअल रेट रॉ मटेरियल का हमने लिया था ना ऊपर 5000 केजी में 550 है ना, तो ये 550 इंटू 5000 ये हमारा रेट है, ये हमारी क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट कितना बताया गया था हमें, ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड रेट भी, जब हमने परचेस मैनेजर से पूछा था तो उसने मैं बताया था 5500, तो यहां हम 500 मल्टीप्लाई, तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो इसका टोटल कितना आता है 550 इंटू 5000, तो 25, तो 27,50,000 माइनस 25 लाख, बताइए एडवर्स आएगा या फेवरेबल है ये, एडवर्स। तो हमें सीधे दिख रहा है सर उसने 550 में खरीद लिया, जबकि उसको हमने, तो सीधी बात है वेरिएंस यहां से निकल आएगा, डिफरेंस। तो 2,50,000 का तो सर ये वेरिएंस हो गया, एडवर्स वेरिएंस हो गया, ये एडवर्स हो गया। अब हम बात करें रॉ मटेरियल बी का, जो रॉ मटेरियल हमारा बी था उसकी प्राइस कितनी बताई थी हमने, एक्चुअल रेट कितने में खरीदा है, ये ऊपर दिया हुआ है, एक्चुअल रेट है 220 और एक्चुअल क्वांटिटी है 3200, प्राइस हमने बताई थी 200, तो यहां लिख ले रहे हैं हम, कितना था 220 इंटू क्वांटिटी कितनी थी 3200, और यहां हमने प्राइस उसको कितनी बताई थी, उसने स्टैंडर्ड रेट था और 32, तो यहां पे दोनों का हम लगा लेते हैं, तो 7,04,000 एक्चुअल लग गया, तो यहां पे भी क्या आएगा, एडवर्स आ जाएगा, 64 हमारा एडवर्स हो गया। तो दोनों ही एडवर्स हैं, तो एडवर्स एडवर्स क्या हो जाएंगे,
प्लस, तो 2,50,000 प्लस 60। तो जो परचेस मैनेजर है उसकी रॉन्ग परचेस करने के कारण, गलत प्राइसिंग के कारण हमारी कंपनी को 3,14,000 का क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। वी हैव लॉस्ट द मनी 3,14,000 बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ परचेसिंग डिपार्टमेंट। तो जो परचेस मैनेजर है उसको बोलेंगे कि हमने आपको एक्चुअल रेट इतना दिया था, आपने इतना खरीदा और एक्चुअल क्वांटिटी के कारण आपका जो टोटल लॉस है वो 3,14,000। तो एक बार कंपेयर कर लें, ऊपर देख लें कि 3,200 ही था ना, 30 लिखा तो गलत नहीं मैंने, 3,200, 220 और 200। अब अगली रिमांड हम किसकी लेने वाले हैं, प्रोडक्शन मैनेजर की। ये हमने परचेस मैनेजर, तो परचेस मैनेजर के कारण जो वेरिएंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस वेरिएंस। और अगला जो वेरिएंस है क्वांटिटी वेरिएंस, वो किसके कारण निकाला जाएगा, रॉ मटेरियल ए में हमने उसको दी थी, उसने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज करी इनटू, क्योंकि यहां पर हमारा प्राइम पर्पस जो वेरिएंस ढूंढना है वो क्वांटिटी के कारण ढूंढना है कि या रेट के कारण ढूंढना, आप मुझे बताइए। क्वांटिटी। तो रेट, यहां पर हम रेट को, एलिमेंट को इग्नोर करेंगे, इसलिए यहां पर हम स्टैंडर्ड रेट ले रहे हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएंस जो है ना वो कितना गलत क्वांटिटी यूज कर ली उसके कारण पता करना, हमें उसमें प्राइस का एलिमेंट नहीं डालना है, क्योंकि प्राइसिंग हम ऐसा मान के चल रहे हैं सही हुई होती तो इसने कितना एक्सेस यूज कर लिया, क्योंकि प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल कभी भी प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं डाला जा सकता। प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं पता मार्केट में कितने में माल मिल रहा है। तो क्वांटिटी वेरिएंस में हमें ध्यान रखना है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये क्या आ गया हमारा, अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो हमारे दो मटेरियल थे, एक रॉ मटेरियल ए था और एक रॉ मटेरियल बी था। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है कि इसकी 55,000 थी, स्टैंडर्ड रेट हमने कितना दिया था, इसको 500 दिया था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी आई थी, बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आएगी, ये क्वेश्चन है। 1 kg। मटेरियल के लिए 1.5 रुपये 1 kg खरीदते थे, तो 3,000 के लिए 4,500, तो 4,500 हमारी वो आनी चाहिए थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट 500 था, तो 4,500 इंटू 500, तो यहाँ पर दोनों का टोटल लगा लेते हैं, 5,000 इंटू 500, ये हो गया आपका 25 लाख। यहाँ 4,500 इंटू 500, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये जो वेरिएंस आया है $25 लाख माइनस, तो ये आ गया हमारा एडवर्स। ये भी एडवर्स कहलाएगा, फेवरेबल कहलाएगा, ये भी एडवर्स है। ऐसे ही रॉ मटेरियल, एडवर्स कैसे हुआ बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी 25 लाख एक्चुअल जो आई ना, एक्चुअल और स्टैंडर्ड आनी चाहिए थी इतनी। आप सोचो 5,000 किलो यूज कर लिया, करना कितना चाहिए था, 4,500 यूज करना, तो 500 किलो ज्यादा यूज कर लिया, तो कंपनी को नुकसान हो गया। इसी तरीके से रॉ मटेरियल बी के लिए देखें, तो यहां पर भी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो सर मटेरियल ए के लिए एक्चुअल क्वांटिटी लगती थी 3,000, मटेरियल बी के लिए एक यूनिट के लिए 1 kg यूज़ करते थे ना, तो 3,000 इंटू इसका प्राइस थी 200, और ये हमने कितना किया, 3,200 इंटू 3,200 ही है ना सर, एक्चुअल 32 है। एक्चुअल 32 है। और स्टैंडर्ड थी हमारी 3,000। तो बस हमने इसको कंपेयर कर लिया,
तो वेरिएंस आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो 40,000 क्या आ गया हमारा एडवर्स। तो दोनों दोनों एडवर्स हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो गया ये 2,90,000। 2,90,000 एडवर्स। अब एक यूनिक बात आपको ये ध्यान रखना है कि सर क्वांटिटी और उसका जो टोटल है वही तो हमारा कॉस्ट वेरिएंस होता है। तो ये कितना था हमारा 2,90,000 क्वांटिटी वेरिएंस, और वो कितना था प्राइस 314। तो 314। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 314 प्लस वो कितना था नीचे 290 ना। तो दोनों मिला के 6,04,000, और यही हमारा क्या था कॉस्ट वेरिएंस था। तो इसका मतलब सर प्राइस और वॉल्यूम का जो टोटल है वही हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब हम इसके एक फॉर्मूले को पूरा ड्राफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला हम यहाँ ड्राफ्ट कर रहे हैं। मतलब आज आपको पूरा रिवाइज करके रखना है आज के दिन। ये वीडियोस मैं आज डाल दूंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे से ध्यान से सुनना। सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो ये सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है। इसका फॉर्मूला है हमारा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। इसमें से माइनस कर देंगे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। ये लेस है ना, बीच में मैं लेस वर्ड लिख देता हूँ। तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आएंगे, और इन दोनों इसका एक दो पार्ट, एक निकलेगा आपका प्राइस वेरिएंस और एक आपका निकलेगा क्वांटिटी कह लीजिए या वॉल्यूम वेरिएंस कह लीजिए या यूजेज वेरिएंस। तो प्राइस केवल किसके कारण, प्राइस के कारण। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट प्राइस वेरिएंस। तो उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, लेस स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट। बस यही गलती कर जाते हैं प्राइस में। हाँ, एक प्राइस में हम क्या लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट। ये ध्यान रखना है। तो अच्छा, कई लोग इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं। देखो एक और तरीका, और आसान तरीका, एक ब्रैकेट लगाना है, प्राइस है ना, तो एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, और ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, यहाँ लिख दिया एक्चुअल क्वांटिटी। बात वही है। ये जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट आ गया। तो ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलता है, वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट लेस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। इसके पीछे के लॉजिक मैंने आपको बता दिए। सॉरी, वॉल्यूम में यहाँ पे रेट जो आएगा वो स्टैंडर्ड आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना वॉल्यूम में हम केवल क्वांटिटी के कारण डिफरेंस ढूंढ रहे हैं। और सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे पहले एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि यूएससीएमए में एक्चुअल क्वांटिटी पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको तोड़ लें तो ऐसा कर सकते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये दो वेरिएंस के जो टोटल होंगे वो क्या बनेगा, ये जो मेन वेरिएंस है इसके टोटल हैं ये दोनों। तो इन दोनों का प्लस क्या होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है, इन दोनों का प्लस। तो इस वेरिएंस के कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए, इसके दो पार्ट हो गए। अब हम इसके दो अगले लेक्चर में सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। वॉल्यूम वेरिएंस के हम दो पार्ट और सीखेंगे। इसको एक बोलेंगे मिक्स वेरिएंस और एक निकलेगा हमारा
यील्ड वेरिएंस। लेकिन आपको उसके लिए इस वेरिएंस को पहले क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, तभी कल के लेक्चर में आपको ये वाली चीज़ें समझ में आएंगी। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा इसमें, आपको एक पूरा मौका दिया कि एक दिन इसको आप आराम से, सैटरडे आप इसको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, समझिए, और इसके डायरेक्ट रॉ मटेरियल के वेरिएंस के कुछ क्वेश्चंस आप करके देखिए कि क्या इस लॉजिक से जो हमने इतना सारा पढ़ा, इससे आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और 100% श्योर अगर आपने इसको प्रॉपरली रिवाइज कर लिया, सो आपको प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगले 3-4 वेरिएंट में। इस वीडियोस को भले एक बार देखिए, 2 बार देखिए, क्वेश्चन आपको क्या करना चाहिए, वीडियो देखने के बाद खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन मैंने देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और आपको एनालिसिस करना चाहिए कि सर हमारा वेरिएंस सेल्फ कैलकुलेट करते हैं तो सही आता है कि नहीं आता। सोल्यूशन आपके सामने 6,04,000 रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा, और उसके 2 पार्ट हैं, 314 और कितना था वो जो भी था 290। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, इट्स रियली फ्रूटफुल, और ये बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, आपको हमेशा काम आएगा। पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये बेस है, इसी के बेसिस पर आप लेबर वेरिएंस निकाल पाएंगे, इसी के बेसिस पर वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड इससे मिलता जुलता, और इसके फिर आगे एक्सटेंशन है। तो ये एक पूरा फंडामेंटल लेक्चर था जो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस में क्या करने वाला है। किसी को कोई डाउट है अभी 1-2 मिनट में तो मुझसे पूछ सकते, जो आपको समझ में ना आया हो आज। सर ये कितना नंबर चैप्टर है? 15 नंबर। 15 नंबर के अंदर में एक सेकंड स्टडी मटेरियल ओपन, 15 नंबर की यूनिट है ग्लैम में। 15 नंबर में 15.3 को जाकर आप करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आज आपको 2-2.5 घंटे इसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए, तब आपको कल का लेक्चर समझ में आएगा। ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। कल मैं इसका मिक्स और यील्ड भी ख़त्म कर दूंगा, और कल हम लेबर वेरिएंस को भी फिनिश कर देंगे। तो मटेरियल और लेबर हमारा पूरी तरीके से कल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आप इसको रिवाइज कीजिए। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम पे।